हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल CS एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी मैन फैक्ट्स की क्लास 2, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी के विकास क्रम के बारे में। इससे पहले की जो हिंदी की पहली क्लास आई थी उसे भी आप ध्यान से देख लेना, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए और पिछली वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा विकास क्रम। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा संस्कृत से बनी है और संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन या प्रारंभिक भाषा का रूप ले लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। यानी आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा कहाँ से बनी, अपभ्रंश से, ताकि अपभ्रंश क्या है, जो संस्कृत से भाषा बनती हुई आई वो बनी। ये स्ट्रक्चर देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है। सबसे पहले संस्कृत बनी, संस्कृत के बाद पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट और अवहट्ट से बनी हमारी प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है संस्कृत और हिंदी की जो लिपि है वो लिपि क्या है। इससे पहले की जो भाषा और लिपि वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको कुछ भाषा और लिपियों के बारे में बताया था, और भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है साथ में ये भी आपको बताया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संस्कृत और हिंदी की लिपि क्या है। तो आपको ध्यान रखना है संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से क्या है, किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है, और अपभ्रंश का भी बिगड़ा हुआ रूप अवहट्ट कहलाता है, जिससे बाद में हिंदी बनी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपभ्रंश के बारे में। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ, और इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी स्वयंभू कवि से हुआ, जो कि 13वीं सदी तक जारी रहा। अपभ्रंश शब्द का यूँ तो शाब्दिक अर्थ पतन है, किंतु अपभ्रंश साहित्य से अभिष्ट है, प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य। अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार हैं स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी रचना है पौमचर्यु। कहीं कहीं आपको परमचर्यु भी लिखा हुआ मिलेगा, अर्थात राम काव्य। आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि परमचर्यु किसकी रचना है, स्वयंभू। या उपनाम से पूछा जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है, तो आपको टिक करना है स्वयंभू। धनपाल, धनपाल ने लिखा है भविष्यत कहा, जो क्या क्या है, अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। फिर पुष्पदंत, पुष्पदंत ने महापुराण लिखा, और जसहर चर्यु, चर्यु का मतलब दोस्तों चरित्र होता है। सरहपा ने चर्या पद लिखा है, और कणहप्पा ने दोहा कोशी या दोहा कोश आपको लिखा हुआ मिल सकता है। और ध्यान रखना ये कणहप्पा है, कटप्पा नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। ये टेबल यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि अपभ्रंश के भेद हैं। शोरसेनी अपभ्रंश से क्या बना, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। यानी जो राजस्थानी भाषा है और गुजराती भाषा है वो शोरसेनी अपभ्रंश से बनी है। तो राजस्थान और गुजरात जो कि पश्चिम के राज्य हैं भारत के, तो आपको राजस्थान और गुजरात की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अर्धमागधी अपभ्रंश से बना पूर्वी हिंदी, और मागधी अपभ्रंश से बिहारी भाषा है, उड़िया है, बांग्ला है, असमिया है, ये सब पूरब के ही राज्य हैं। खस अपभ्रंश से पहाड़ी बनी, जो कि शोरसेनी से प्रभावित है। ब्राचड़ से पंजाबी बनी, जो कि शोरसेनी से प्रभावित है, और सिंधी भाषा भी बनी। महाराष्ट्री से मराठी भाषा बनी। तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आई होगी। इसे आप यदि याद कर लेते हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, अवहट्ट के बारे में देखते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि अपभ्रंश एक भाषा का बिगड़ा हुआ रूप होता है, और अपभ्रंश को भी यदि बिगाड़ दिया जाए तो अवहट्ट बन जाती है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा जाता है, क्योंकि अपभ्रंश क्या होता है, बिगड़ा हुआ रूप,
और अपभ्रंश से अपभ्रट बिगड़ के ही बनती है, इसलिए अपभ्रंश का अपभ्रंश अपभ्रट को कहा जाता है, या परवर्ती अपभ्रंश भी कह सकते हैं। अपभ्रट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। संक्रमणकालीन अर्थात जो एक से दूसरे को आसानी से समझ में आती है और एकदम फैलती है, और संक्रमणकालीन भाषा होती है। इसका कालखंड 900 से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। वैसे साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी से तक होता रहा है। अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा को अभट्ट या अभट्ट कहा है। विद्यापति प्राकृत की तुलना में अपनी भाषा को मधुरतर बताते हैं और कहते हैं, देसिल बैना सबजन मिठा याते तेसन जंपाव अभट्टा, अर्थात देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी है, इसे अभट्टा कहा जाता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको एक कथन लिखा हुआ मिलेगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कथन किसका है, तो किसका है? विद्यापति का। तो आई होप आपको अपभ्रंश और अभट्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अभट्ट से संबंधित कुछ कृतियाँ देखते हैं। जैसे कि अभी हमने अपभ्रंश की कुछ रचनाकार देखे थे, ऐसे ही अभट्ट से संबंधित कुछ रचनाकार हैं। सबसे पहले हैं अब्दुल रहमान। आपको अब्दुल रहमान की जगह अध्यमान भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है। इनकी रचना है समनेह रासाय, समनेह रासाय या संदेश राशक भी ये लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि अब्दुल रहमान का अध्ययन और समनेह रासाय का संदेश राशक। दामोदर पंडित की उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर है। विद्यापति की कीर्तिलता है, ये वही विद्यापति हैं जिन्होंने वो कथन बोला था, और इनकी रचना आपको ध्यान रखनी है कीर्तिलता। और रोड कवि की रचना है राव लबेल। तो ये कुछ कृतियाँ थीं जो कि आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उनके टॉपिक्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि जल्दी ही आपकी नई वीडियोस आने वाली हैं। तो चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर चेक करें। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें जहां आपको PDFs और नोट्स मिलते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।